बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुल्क में कोरोना के केसेस एक बार फिर से बढ़ रहे हैं। एनसीओसी इजलास में मुल्क के अंदर बढ़ते हुए केसेस पर तशवीश का इजहार कर दिया गया है और मुख्तलिफ अहम फैसले जो हैं वो भी ले लिए गए हैं। एसओपीज के नफाज के लिए पाक फौज से मदद लेने का फैसला सामने आया, जबकि बताया गया है कि ज्यादा केसेस वाले इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन का नफाज किया जाएगा। दूसरी जानिब 1 अगस्त से अंदरूनी मुल्क हवाई सफर और सियाहती मकामात पर जाने वाले अफराद के लिए भी वैक्सीनेशन लाजमी शर्त करार दे दी गई है। तशवीशनाक खबर यह है कि कोरोना वायरस की भारतीय किस्म यानी डेल्टा वेरिएंट अब पाकिस्तान में खतरे की घंटी बजा रहा है। भारत में तबाही मचाने वाले डेल्टा वेरिएंट जो है वो पाकिस्तान में हमले उसके तेज हो रहे हैं और इंकशाफ ये भी हुआ है कि पाकिस्तान में मौजूद जो कोरोना वायरस है उसके 50% केसेस जो हैं वो भारतीय किस्म डेल्टा के हैं, जो निहायत ही तशवीशनाक किस्म की बात तस्वर की जा रही है, क्योंकि डेल्टा वायरस जो है वो किसी भी दूसरे वेरिएंट की निस्बत ज्यादा तेजी से फैलता है, बहुत कम वक्त में बड़ी तादाद को मुतासर करता है। इसी हवाले से महकमा सेहत सिंध की जानिब से ये बताया गया है कि कराची में कोरोना की भारतीय किस्म डेल्टा वेरिएंट के 35 केसेस की तस्दीक हुई है। डेल्टा वेरिएंट से मुतासर अफराद में वायरस की शदीद अलामत सामने आई हैं। गुज़श्ता 24 घंटों में मजमूई केसेस की बात की जाए तो 1590 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई है, जबकि मजीद 21 जो हैं अफराद इस वायरस के बाइस मौत के मुंह में चले गए हैं। मस्बत केसेस की शरह आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है और ऐसे में मजमूई केसेस का जो है वो डेल्टा वेरिएंट 50% होना किसी भी खतरे से कम नहीं है। दूसरी तरफ मुल्क में वैक्सीन लगाने का अमल तेजी से जारी है। अब तक आपको बताएं कि 2 करोड़ से ज्यादा अफराद जो हैं उनको वैक्सीनेशन की जा चुकी है। पाकिस्तान में पहली बार यौमिया 5 लाख अफराद को वैक्सीन लगाने का जो हदफ है वो भी हासिल कर लिया गया है। इसी हवाले से जो एनसीओसी के सरबराह हैं और वफाकी वजीर असद उमर, उन्होंने अपने ट्वीट में ये बताया है कि गुज़श्ता रोज पहली बार 5,25,000 वैक्सीन लगाई गई हैं, जिसके साथ ही दूसरा रिकॉर्ड ये बना कि पहली बार सबसे ज्यादा यौमिया वैक्सीन की पहली खुराक लगाने का रिकॉर्ड हासिल किया गया। जो आदादो शुमार उन्होंने बताए उसके मुताबिक 3,90,000 अफराद को वैक्सीन की पहली खुराक लगाई गई। वैक्सीन से जुड़ा ही एक और मामला ये है कि आलमी इदारा सेहत ने खबरदार किया है कि लोग कोरोना की एक से ज्यादा किस्म की जो मुख्तलिफ वैक्सीन हैं वो ना लगवाएं। WHO की जो चीफ साइंटिस्ट हैं उनका कहना है कि एक से ज्यादा कंपनीज की वैक्सीन लगवाना एक खतरनाक किस्म का रुझान है। आज इस हवाले से भी बात करेंगे और बिलखसूस ये जानेंगे कि ये जो डेल्टा वेरिएंट है उसका बड़े पैमाने पर फैलाव किस कदर संगीन है और किस कदर बड़े खतरे को जाहिर कर रहा है। फौरी तौर पर इस वेरिएंट के फैलाव को रोकने के लिए आखिर कौन से ऐसे मुमकिन इकदाम हैं जो किए जाने बहुत जरूरी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जी वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज डॉक्टर जावेद अकरम साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपसे जब से कोरोना शुरू हुआ है हम रहनुमाई लेते रहे हैं, एक बार फिर से हमें ज्वाइन करने का शुक्रिया। डॉक्टर साहब, ये एक तो डेल्टा वेरिएंट भारतीय किस्म का या भारतीय वेरिएंट इसको कहा जा रहा है और डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा जो कि पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं बराए सेहत की, वो ये हमें बता रही हैं डॉक्टर साहब कि 50% केसेस जो हैं वो इसी जो है वेरिएंट के सामने आए हैं। किस कदर तशवीशनाक किस्म की बात है और अब केसेस जो बढ़ रहे हैं तो क्या एक्सपेक्ट किया जाए कि एक और लहर जो है कोरोना की वो आ रही है? बहुत शुक्रिया जी। देखें, ये एक RNA वायरस है जो 2019 में मंजर आम पे आई दुनिया में, वुहान में, और फिर है भी बहुत बड़े साइज़ की वारियन, और ज़ाहिर है ये स्विच हुई फ्रॉम हॉर्सशू बैट टू ह्यूमंस और फिर ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड रही। तो ये एक्सपेक्टेड चीज़ें हैं इसमें। इसकी म्यूटेटिंग जो पोजीशंस हैं या पॉसिबिलिटीज़ हैं कितनी दफ़ा ये म्यूटेट कर सकती है वो 39,000 हैं। तो जाहिर है कि जब वो मल्टीप्लाई करेगी, जब अपना सर्वाइवल के लिए उसने अपनी साख्त भी बदलनी है, अपना नशो नमा भी बदलेगी, यानी वेरिएशन लाएगी अपने RNA में और म्यूटेशंस भी लाएगी, और ये एक फितरी अमल है कि ये होता रहेगा और हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए जब तक कि हम इसको दुनिया से रुखसत नहीं कर देते। और दुनिया से इस अंदरनाक टनल में से जहाँ पे हम कुछ 35-40 लाख लोग गंवा बैठे हैं, ये रुखसत तभी होगी जब हम वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट करेंगे। और दुनिया में हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट करने का एक ही रास्ता है कि 70 से 80% आबादी को ये वैक्सीनेट इफेक्टिवली किया जा सके। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली अभी हम 15 से 20% पे खड़े हैं जो कि बहुत नाकाफ़ी है ये एक्सपेक्ट करना कि ये कंट्रोल में आ जाएगी। कोई भी वेरिएंट आएगा, चाहे ये डबल म्यूटेंट जो भारत का स्टेन है जिसको हम डेल्टा वेरिएंट कहते हैं, या लैम्डा है या अल्फ़ा है
جو साउथ अफ्रीकन स्टेन है, ये तमाम मौजूद हैं पाकिस्तान में, बल्कि 117 ममालिक में ये मौजूद हैं। इनको रोकना ऑलमोस्ट नामुमकिन चीज़ है, क्योंकि ट्रैवल इतना ज़्यादा है, चाहे इंडिया के साथ हमारे बॉर्डर नहीं है, लेकिन यूएई में हम सब मिक्सअप होते हैं एयरपोर्ट्स पे ही, इंडियन पॉपुलेशन और हमारी, तो जाहिर है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो वेरिएंट है इसने हमारे सामने, हमने देखा कि भारत में कितनी तबाही मचाई है। उसकी एक वजह अब वहाँ पर जो है लापरवाही को करार दिया गया, एहतियात नहीं की गई। मुझे ये बताएगा कि अब चूंकि खतरे की घंटी बज चुकी है कि डेल्टा वेरिएंट यहाँ पर मौजूद है, लोगों में इसकी तस्दीक हो रही है, 50% केसेस जो हैं वो इसी वेरिएंट से जुड़े हुए हैं, तो मुझे बताएगा कि क्या ऐसे हंगामी इकदाम करने की ज़रूरत है इस वक्त फौरी तौर पर कि हम जो है वो उन कॉन्सिक्वेंसेस तक ना पहुँचे जिस तक भारत पहुँचा। देखें आयशा, ये जो इसकी म्यूटेशंस या वेरिएशंस हैं, इसको तो सिवाय अल्लाह ताला की ज़ात के कोई नहीं रोक सकता। हम दुआ कर सकते हैं सिर्फ। जो हम कर सकते हैं कि अगर हमें पता चल गया है कि ये जो वेरिएंट है पाकिस्तान में है और बढ़ेगा, तो जाहिर है हमें अपने आप को बचाना है, और बचाने का यही तरीका है कि हमारी जो एहतियाती तदाबीर हैं उनको भी 3 गुना बढ़ा लिया जाए। हमने उनको बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया था जब ये कम हुई थी थर्ड वेव, तो हमने ये सोचा था कि ये ख़त्म हो गई है, और हमने रुख कर लिया था सियाहती मकामात का, और बसों पे जहाँ पे 40 बंदों ने बैठना था वहाँ पे 100 बैठे, जिस होटल में 100 की कैपेसिटी थी वहाँ 300 ठहरे, जिस रेस्टोरेंट में 50 खा सकते थे वहाँ 200, चाहे वो मरी था, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान की जगह थी। तो जाहिर है ये लोग सब लाहौर से और बड़े शहरों से गए थे। वहाँ पे जब इनका हुआ तो इन्होंने उस आबादी को, जिसकी आबादी थ्रू आउट 1 to 2% पॉजिटिविटी रही, वो 37% पे चली गई। फिर वहाँ से हम लेके जब ये वापस आए तो बड़े शहरों में ये चीज़ आ गई। तो इट इज़ नॉट ए रॉकेट साइंस, हमें एहतियात करनी चाहिए, और हमें एहतियात बेइंतहा करनी चाहिए, ख़ासकर ऐसे वक्त जबकि ईद उल कुर्बान बिल्कुल करीब है और लोग मवेशी मंडियों का बाजमात ख़ानदान अपने बच्चों को, बूढ़ों को, सबको ले जा के पूरा उसको टच करते हैं, तमाम बकरों को, दुम्बों को और बच्चों को भी कराते हैं। शायद वो समझते हैं ये सवाब है, लेकिन ये सुन्नत इब्राहिमी ज़रूर है, लेकिन दुनिया में और हमारे दीन में ये है कि अगर एक ज़िंदगी बचाई तो पूरी इंसानियत बचा ली, और अगर एक ज़िंदगी गई तो पूरी इंसानियत गई। तो हमें तो बहुत बड़ा अमल करना है। इस त्यौहार पे जो है वो हमें एहतियात करनी चाहिए, बिकॉज एक बार फिर से खतरा बढ़ता जा रहा है। डॉक्टर साहब, ये जो वैक्सीन के हवाले से कंफ्यूजन्स हैं, प्लीज इसको भी जरा क्लियर कीजिएगा। बहुत सारे जो लोग हैं उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया, और कुछ माहिरीन ने भी कहा कि भारतीय जो वेरिएंट है उसके ऊपर ये वैक्सीन जो हमारे यहाँ लगाई जा रही है काम नहीं करती। फिर कुछ लोगों ने कहा कि हाँ करती है, पर लेकिन 100% नहीं करती। तो आप प्लीज इस कंफ्यूजन को क्लियर कीजिएगा कि ये क्या हिसाब किताब है, और वैक्सीनेशन जो लगाई जा रही है क्या वो इस वेरिएंट के लिए भी कारआमद है? देखिए, हमारी क्योंकि यूनिवर्सिटी इसी चीज़ों पे काम कर रही है, इनकी वेरिएशंस पे और म्यूटेशंस पे, और वैक्सीन्स पे भी हम काम कर रहे हैं। इस वक्त भी हमारी चल रही है ट्रायल्स। तो जो असल चीज़ है वो ये समझने वाली है कि कोई दुनिया में ऐसी वैक्सीन नहीं इजाद हुई, चाहे वो मैसेंजर आरएनए है, चाहे मॉडर्ना है, चाहे फाइजर है, चाहे वेक्टर वायरल वेक्टर वैक्सीन हैं जैसे कैंसाइनो है या स्पुतनिक है, या अटेनुएटेड वायरस की हैं जैसे साइनोफॉर्म या साइनोवैक है। कोई भी दुनिया में वैक्सीन ऐसी नहीं है जो 100% इफेक्टिव हो। हम तकरीबन 75% हमने इफेक्टिवनेस दिखाई थी डिजीज़ को रोकने में कैंसाइनो के साथ। 100% अलबत्ता हमने दिखाई थी ये कि सीरियस डिजीज़ यानी कि आपको मौत का खतरा टल जाता है या आप हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, एक चीज क्विकली डॉक्टर साहब, आई एम सॉरी मैं आपको काट रही हूँ, मुझे एक चीज क्विकली जरा बता दीजिए। एक और कंफ्यूजन ये भी है कि कुछ लोग चाहते हैं कि एक वैक्सीन वो लगवा चुके हैं, अगर वो चीनी वैक्सीन है फॉर इंस्टेंस, क्योंकि हमारे यहाँ पहले वही लगाई जा रही थी, अब जो दूसरी यूरोपियन, अमेरिकन या यूके से वैक्सीन आ रही है, लोग वो भी लगवाना चाहते हैं। फिर कुछ इस तरह की चीजें आई कि ये वैक्सीन जो है दोबारा लगवाना खतरनाक हो सकती है, जरा इस हवाले से भी क्लैरिटी दे दीजिए। कुछ लोग पहले वैक्सीन लगवा चुके हैं, वो वाली वैक्सीन अब जो दीगर ममालिक हैं वो नहीं एक्सेप्ट कर रहे, तो फिर दोबारा से वैक्सीन लगवाई जा सकती है या नहीं? देखें, मुल्कों के एक्सेप्ट करने का तो एक पॉलिटिकल मामला है, एक इकोनॉमिकल वॉर है, वैक्सीन वॉर इसको हम कहते हैं। तो इसको तो देखें WHO ने रिजॉल्व करना चाहिए। जिन वैक्सीन को WHO ने अप्रूव कर दिया है, चाहे वो साइनोफॉर्म है, साइनोवैक या कैंसाइनो है, उनको पूरी दुनिया को एक्सेप्ट करना चाहिए। उनको
پابند کرنا چاہیے کہ وہ ایکسیپٹ کریں. یہ تو بہت غلط چیز ہے کہ آپ نے خود ایکسیپٹ کی, اپروو کی ویکسین, اور اب آپ غریب ملکوں کو کہتے ہیں نہیں وہ امیر ملکوں کی ویکسینز بھی لگائیں. تو آئی تھنک ہماری جو ڈپلومیٹک چینلز ہیں ان کو ایکٹیو کرنا چاہیے اور ان کو ڈیفینڈ کرنا چاہیے اس چیز کو, کیونکہ لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوگی. نمبر 2 دیکھیں ایک طرف تو لوگ پہلی ڈوز ہی نہیں لگوا رہے, ایک طرف جو ایکسٹریمسٹ چیز ہے وہ تیسری یا چوتھی ویکسین لگوانے جا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ابھی کوئی ایویڈنس نہیں ہے کہ آپ کو 2 سورسز کی ویکسین, یعنی کہ آپ پک اینڈ چوز کریں ویکسینز میں. جو آپ نے لگوائی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے, احتیاط کریں, اور میں سمجھتا ہوں کہ 6 مہینے بعد آپ کو اسی کا بوسٹر لگانا چاہیے. کینسائنو سنگل ڈوز ویکسین تھی, ہم نے 29,000 لوگوں کو لگائی تھی. ابھی آفٹر 8 months ہم دوبارہ ایک ڈوز ان کو لگا رہے ہیں. دیٹ از فائن, ہم کینسائنو کو ہی دوبارہ لگا رہے ہیں اور فری آف کاسٹ لگا رہے ہیں. تو دیٹ از واٹ اٹ شوڈ بی ڈن. بہت شکریہ ڈاکٹر جاوید اکرم, وائس چانسلر UHS ہمارے ساتھ موجود تھے. کرونا کی ایک نئی آتی ہوئی لہر جس کے حوالے سے جو ہے پرائم منسٹر صاحب نے بھی خبردار کیا تھا. بہرحال ڈیلٹا ویرینٹ کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ وہ پھیل رہا ہے پاکستان میں, اور یہ وہی ہے جس نے بھارت میں تباہی مچائی تھی. احتیاط لازم ہے. ایک چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ساتھ رہیے. آزاد کشمیر کا الیکشن دن بدن سیاسی درجہ حرارت بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. چند روز قبل وفاقی وزیر امور کشمیر جو ہیں علی امین گنڈاپور, ان کی طرف سے رقم کی تقسیم پر ریٹرننگ آفیسر کی رپورٹ مسترد کر دی گئی ہے, اور چیف الیکشن کمشنر آزاد کشمیر نے وفاقی وزیر علی امین گنڈاپور کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم بھی دے دیا ہے. آزاد کشمیر کے علاقے ڈڈیال کے مقام پر جلسے کے موقع پر وفاقی وزیر امور کشمیر کی جانب سے نقد رقم کی تقسیم کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی. روڈ پہ آؤں وعدہ کرتا ہوں, وعدہ گلگت بلتستان کا ریکارڈ دیکھ لو. کسی کی بات پہ یقین کرنے کے لیے اس کا ماضی ضرور دیکھا کرو. میں نے گلگت بلتستان میں وعدہ کیا تھا, جا کے دیکھ لو PSDP میں 370 ارب کا پیکیج دے چکے ہیں. میں نے وعدہ کیا تھا مسائل کو حل کرنے کا امیدواروں کے حلقے میں جا کر. آج تک ایک MPA کو وہاں پہ سال میں 6 کروڑ ملتا تھا. جا کے چیک کر لو ان کی ADP. ہر امیدوار کو سال کے لیے اپنے ہر نمائندے کو 1 ارب روپیہ دیا ہے. یہاں ریکارڈ باتیں ہیں. اور اگر میڈیا کو یاد ہو, رات کو یاد ہو, تو وہاں پہ ایک جلسہ تھا جسے میں نے کہا تھا گلگت میں, وہاں وزیر اعلیٰ کا الیکشن لڑ رہا تھا. میں نے کہا تھا 1 ووٹ کی لیڈ دو تو 1 کروڑ روپیہ دوں گا. وہاں پہ ہم جیتے 32 ووٹوں سے. پتا ہے کتنا پیسہ دیا میں نے؟ 32 کروڑ. صرف 3.5 ارب روپے کا پانی کی اسکیم دی ہے گلگت شہر کو. 1.5 ارب کی 2 پلیں دی ہیں. 32 کروڑ کے بجائے 5.5 ارب کا کام شروع ہے, اور انشاءاللہ مزید بھی اربوں دیں گے. آپ یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ کی یہاں پر ڈیمانڈ نہیں ہے, لیکن ذہن میں رکھ لو یہ بات. 32 کروڑ کو 5.5 ارب مل سکتا ہے. یہ تو آپ مانگ رہے ہیں, اس کے علاوہ بھی بہت ملے گا آپ کو انشاءاللہ, میرا وعدہ ہے. میں یہاں پہ اعلان کرتا ہوں کہ آپ ہمارے امیدوار کو سمجھا بھیجو گے, 50 کلومیٹر روڈ دیں گے ٹورزم کے لیے. جہاں جہاں ضرورت ہے یہ بڑھا رہے اس کو. چند روز قبل آزاد کشمیر انتخابی مہم کے دوران وفاقی وزیر علی امین گنڈاپور کی رقم تقسیم کرنے پر ریٹرننگ آفیسر کے سامنے سماعت ہوئی تھی. وفاقی وزیر کے ہمراہ ویڈیو میں نظر آنے والے PTI کے رہنما چودھری راسد نے حلقہ LA1 میرپور ڈڈیال کے ریٹرننگ آفیسر راجہ شمریز کے روبرو رقم کی وصولی کا اعتراف بھی کیا تھا. PTI رہنما نے کہا کہ رقم کا PTI امیدوار اظہر صادق سے کوئی تعلق نہیں ہے. ریٹرننگ آفیسر نے فراہم کردہ 3,90,000 روپے ضبط کر لیے اور اظہر صادق کو بے گناہ قرار دے دیا تھا. تفصیلی رپورٹ چیف الیکشن کمشنر کو ارسال کر دی گئی ہے. وزیر اعظم آزاد کشمیر نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ ویڈیو نے ضابطہ اخلاق ہے الیکشن کا, اس کی خلاف ورزی ثابت کر دی ہے. اظہر صادق کو نااہل قرار دیا جائے. آزاد کشمیر کے چیف الیکشن کمشنر نے انتخابی مہم کے دوران وفاقی وزیر علی امین گنڈاپور کی جانب سے رقم کی تقسیم کے معاملے پر ریٹرننگ آفیسر کی رپورٹ مسترد کرتے ہوئے ضبط شدہ رقم کو بطور ثبوت پیش کرنے کا بھی حکم دے دیا. چیف الیکشن کمشنر آزاد کشمیر کے مطابق وزیر موصوف نے رقم تقسیم کی ہے, یہ رشوت کے زمرے میں آتا ہے. اس سے قبل چیف الیکشن کمشنر آزاد کشمیر نے وزیر اعظم عمران خان کو خط لکھ کر وفاقی وزراء کو الیکشن کوڈ آف کنڈکٹ 2021 کی خلاف ورزی کرنے سے روکنے کا کہا تھا, جبکہ صوبائی وزراء کو بھی الیکشن کوڈ آف کنڈکٹ پر پابندی کی ہدایت کی تھی. وزیر مملکت فاروق حبیب کی جانب سے دی جانے والی وضاحت کے مطابق آزاد کشمیر میں ایک مسئلے کے حل کے لیے علی امین گنڈاپور نے اپنی جیب سے پیسے دیے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا PTI کی حکومت میں آنے سے قبل اور حکومت میں
बनाने के बाद शफाफ इलेक्शन की पॉलिसी तब्दील हो गई है? क्या कोई हुकूमती वजीर इंतखाबात के जलसों में जाकर यूं पैसे बांट सकता है? और ये भी कि क्या जिस तरह वो तरक्याती फंड्स देने के वादे करते रहे, इलेक्शन कमीशन का कोड ऑफ कंडक्ट 2021 इसकी इजाजत देता है क्या? और इस पर भी बात करेंगे कि आजाद कश्मीर इलेक्शन में सियासी जमातें कोड ऑफ कंडक्ट की धज्जियां आखिर क्यों उड़ा रही हैं? पिछले दिनों देखने में आया कि आजाद कश्मीर इलेक्शन मुहिम के दौरान नून लीग के जलसे में स्टेज से पैसे लौटाए गए थे। क्या इस तरह पैसे लौटाना इलेक्शन के ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी नहीं है? हमारे साथ मौजूद हैं जी कमर दिलशाद साहब, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन। बहुत शुक्रिया जी कमर साहब शो में ज्वाइन करने के लिए। कमर साहब, अभी ये जो तमाम वाक़या है, इस पर जो हुक्मनामा सामने आया उसमें तो कहा गया कि इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट 2021 की खिलाफ वर्जी हुई है। अब हुकूमत ये तावीलें दे रही है कि वो किसी और काम के सिलसिले में पैसे दे रहे थे, अपनी जेब से पैसे दे रहे थे। तो इस तरह की जगह पर जहां पर कि इंतखाबी मुहिम चल रही हो, इलेक्शन होने वाले हों, वहां पर इस तरह से पैसे देना भी क्या मुनासिब है या ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी के ज़ुमरे में नहीं आता क्या? दरअसल हमारे वफाकी वजीर साहब जो हैं, जो पैसे तकसीम भी कर रहे हैं, ऐलानात भी कर रहे हैं, वो दरअसल इलेक्शन कमीशन ऑफ आज़ाद कश्मीर के जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसकी खुला खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ सबसे बड़ी अहम बात यह है कि आज़ाद कश्मीर के जो इलेक्शन कमिश्नर हैं उनको वज़ीर आज़म पाकिस्तान को खत लिखने की बजाय वो खुद भी अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करने का हुक्म दे सकते थे। उनके पास इख्तियारात हैं और वो अपने आज़ाद कश्मीर का जो वज़ीर आज़म है वो बकायदा केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर नहीं है, वो फुल फ्लेज्ड वज़ीर आज़म है आज़ाद कश्मीर के। तो वो अपने वज़ीर आज़म को कहते कि अली अमीन गंडापुर ने हमारी खिलाफ वर्जी की है, मजाक उड़ा रहे हैं, तजिया उड़ा रहे हैं, 5 अरब का ऐलान कर रहे हैं, तो आप इनको गिरफ्तार कर दें। तो आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर उन्हें गिरफ्तार कर सकते थे। लेकिन उन्होंने बड़ी एक बड़ी अहम बात यह है कि दोस्तों आज़ाद कश्मीर के जो रिटर्निंग ऑफिसर की वो रिपोर्ट जो आज़ाद कश्मीर के चीफ इलेक्शन कमीशन मुस्तरद कर दी, उस रिटर्निंग ऑफिसर को डिसमिस किया जाए। उस रिटर्निंग ऑफिसर ने आंखें बंद की हुई थी। जब एक वजीर जो है वफाकी वज़रा जो है खुला खिलाफ वर्जी कर रहे हैं तो वो उनकी हमायत कर रहा है रिटर्निंग ऑफिसर। तो उस रिटर्निंग ऑफिसर को फौरी तौर पर हटाया जाए अपनी मंसब से। तो ये चीफ इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर का काम है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो अगर कोई रिटर्निंग ऑफिसर किसी पार्टी के फेवर करता है या खिलाफ वर्जी की आंखें बंद करे तो उसको बतरफ कर देते हैं, हटा देते हैं, तब्दील कर देते हैं। तो इसी तरह आज़ाद कश्मीर के चीफ इलेक्शन कमीशन करंट पैदा करे, जज्बा पैदा करे, हिम्मत पैदा करे। वो आंखें बंद करके क्यों बैठे हुए हैं? वो किससे खौफ ज़्यादा है? इंडिया अपने आज़ाद कश्मीर के चीफ इलेक्शन कमीशन अपने एक्शन लें। उनके पीछे वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फारूक हैदर साहब, तो तमाम पूरी गवर्नमेंट उनके पीछे खड़ी है। तो किस बात का इंतजार कर रहे हैं? तो ये गलती जो है वो चीफ इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर की है। वो पूरा एक्शन लेना चाहिए उनको। हमारे यहाँ का मकसद दूसरा है। हमारे यहाँ का ज़हर है कि हुकूमत जो है उनके साथ कमर दिलशाद साहब, ना सिर्फ ये बल्कि आज भी जो है अली अमीन गंडापुर की जानिब से तकरीर हुई, गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन की मिसालें उन्होंने वहां पर दी जी, और उन्होंने कहा कि हमने कहा था कि 1 वोट की लीड भी दी गई तो अरबों रुपए के फंड्स दिए जाएंगे, और आज भी उन्होंने यही कहा कि वादा करो और पीटीआई को इलेक्शन जितवाएं। तो इस तरह की बातें करना भी आपको नहीं लगता कि ये भी एक तरह से खिलाफ वर्जी है कोड ऑफ कंडक्ट की? आज़ाद कश्मीर के चीफ इलेक्शन कमीशन को करप्ट प्रैक्टिस के तहत मुकदमा दर्ज करना चाहिए। वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की तरफ क्यों देख रहे हैं? उनको अपनी आज़ाद कश्मीर अपने स्टेट के अंदर करप्ट प्रैक्टिस के तहत मुकदमा दर्ज करें तो उनको 3 साल की सजा हो सकती है उस कानून के तहत। ज़ाब्ता इखलाक को एक तरफ रखें, लेकिन करप्ट प्रैक्टिस में आता है पैसे देना, तरगीब देना, लालच देना। तो वही जो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के कवानीन है वही कवानीन जो है आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन के पास मौजूद है। तो करप्ट प्रैक्टिस के तहत मुकदमा दर्ज करें। क्या आज़ाद कश्मीर के चीफ इलेक्शन कमीशन को आईन और कानून का नहीं पता? हम बाहर बैठ के हमें पता है कि करप्ट प्रैक्टिस के जिम्मे तो कमर दिलशाद साहब, आखिर क्यों इस तरह की चीजों के ऊपर? क्योंकि ये पहली बार नहीं है, हमने पहले भी देखा है कि जब गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन हुए थे वहां पर भी इस तरह की चीजें सामने आई थी, लेकिन कोई सख्त किस्म का एक्शन नहीं लिया जाता। अब आपने 1-2 चीजें बताई कि खुद से जो है वो एक्शन लेना चाहिए था, या वज़ीर आज़म जो है वो खुद गिरफ्तार भी उनको करवा सकते थे। तो इस तरह के सख्त जो एक्शन है वो नजर नहीं आते इस तरह की चीजों के खिलाफ। क्या यही वजह है कि फिर इवेंचुअली जो हमारे इलेक्शन है वो मुतनाज़ हो जाते हैं? उधर से विल पावर नहीं है। आशा शाम बात यह है, हमें के इलेक्शन कमीशन को पाकिस्तान का हो आज़ाद कश्मीर का हो, इनके विल पावर नहीं है। इंडिया के चीफ इलेक्शन कमीशन के पास वही इख्तियारात है जो हमारे पास है।
लेकिन उनके अंदर विल पावर है। वो सिटिंग वजीर आला को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया था सुबह बिहार के लालू प्रसाद को इंडियन चीफ इलेक्शन कमीशन में, और इसी तरह उन्होंने कई वज़रा को अरेस्ट किया था। इन्होंने यहाँ तक कि वजीर दाखिला को अरेस्ट कर लिया था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। तो लेकिन यहाँ ये मामला होता है विल पावर ही नहीं है। अब आजाद कश्मीर के चीफ इलेक्शन कमीशन को जो है वो एक और दो काम वो करे, एक तो अपनी गवर्नमेंट को भी लिखे और हमारे चीफ इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को खत लिखे कि क्योंकि ये मेंबर है कौमी असम्बली के, तो इन्होंने हमारी स्टेट में आकर हमारे आइन और कानून की खिलाफ वर्जी की है, तो आप इनके खिलाफ भी एक्शन लें। तो मुमकिन है चीफ इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान भी एक्शन ले सकते हैं, लेकिन अपने स्टेट में अपना वजीर आजम है, उनके अपने वजीर दाखिला है, उसके तहत उनको गिरफ्तार कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल वो खामोश बैठे हुए हैं। इसी खामोशी की वजह से इलेक्शन मुतनाज़ा होते हैं। इलेक्शन जो है कभी जो है उस पर लोगों का एतमाद उठता जा रहा है, उठ चुका है। बल्कि इंडियन इलेक्शन कमीशन का एतमाद इसलिए ज्यादा है कि वो अपनी विल पावर के तहत इमीडिएटली एक्शन ले लेते हैं। उन्होंने कई वज़रा को गिरफ्तार करवाया है, तो हमारे यहाँ ऐसा काम नहीं होता। हम कानून आप ही कह रहे हैं कि विल पावर जो है वो होगी तो ये मसला जो है वो हल हो सकता है। बातें तो बहुत की जाती हैं, सियासत के लिए भी हम देखते हैं किस तरह की चीज़ों को इस्तेमाल किया जाता है, एक पार्टी दूसरी पर और दूसरी जो है वो पहली पार्टी पर इल्ज़ाम लगाती है। लेकिन बाय द बुक जो तरीकाकार है, जिस तरह के बताया कमर दिलशाद साहब ने, उसको इख्तियार नहीं किया जाता कि कानून को इस्तेमाल करते हुए इन चीज़ों के खिलाफ सख्त एक्शन की अपील जो है वो की जाए। बहुत शुक्रिया कमर दिलशाद साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। एक छोटा सा यहाँ पर ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक। बच्चों और खवातीन से जिनसी ज्यादती और ज्यादती के बाद कत्ल कर देने का सिलसिला खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। अफसोसनाक बात तो यह है कि मुल्क में हर रोज कई बच्चों और खवातीन को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया जाता है। जिन चंद का मामला हाईलाइट हो जाता है वहां इदारे हरकत में आ जाते हैं, मुल्जिमान पकड़ लिए जाते हैं और बता दिया जाता है कि सख्त से सख्त सजा दी जाएगी, मगर ना तो जिनसी ज्यादती के वाकयात खत्म होने का नाम लेते हैं और ना ही दरिंदे अपनी दरिंदगी से बाज आते हैं। मुल्क के अहम ओहदों पर फाइज जिम्मेदारान इन हसास मौज़ूआत पर अजीब और गरीब किस्म के बयानात देते हुए नजर आते हैं, जिसके बाद बजाय इसके कि मसले का कोई हल निकाला जाए वो बयान ही सोशल मीडिया और मीडिया की जीनत बनकर रह जाता है। फिर वाकयात होते हैं, फिर से मजम्मत होती है, फिर से कार्रवाइयाँ होती हैं, लोग पकड़े जाते हैं, फिर से बयानात सामने आते हैं और फिर मामला महज बयानात के गर्दाब में धंस कर रह जाता है। जबकि दूसरी तरफ मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ना सिर्फ खवातीन बल्कि बच्चों से जिनसी ज्यादती और ज्यादती के बाद कत्ल के वाकयात पेश आते रहते हैं। सख्त तरीन कवानीन बनाए जा रहे हैं, कभी कैस्ट्रेशन तो कभी सजाए मौत की खबरें सुनाई जाती हैं, मगर मजाल है कि दरिंदगी के वाकयात किसी तौर भी कम हो जाएं, बल्कि ये वाकयात कम होने की बजाय मुसलसल बढ़ते चले जाते हैं। सुबह पंजाब का जिला हफ्साबाद जिनसी दरिंदगी का नया गढ़ बनकर सामने आ रहा है। एक के बाद एक दर्दनाक हौलनाक वाक़े ने इलाके भर को गम और गुस्से में मुब्तला कर रखा है। वालिदैन अपने बच्चों को लेकर परेशानी का शिकार हैं, क्योंकि हाफिजाबाद में जिनसी दरिंदगी करने वाले भेड़िए बेलगाम हो चुके हैं। कम सिन बच्चों से ज्यादती के केसेस खतरनाक हद तक बढ़ चुके हैं। सिर्फ एक हफ्ते का ही अगर तस्करा कर लिया जाए तो एक बच्चे और 3 बच्चियों को जिनसी दरिंदगी का निशाना बनाया गया है। पहला वाक़या 5 जुलाई को पेश आया, जिसमें 14 साल मासूम बच्ची फिजा रानी, जो ज़हनी तौर पर माजूर भी थी, उसी दरिंदगी का निशाना बनाया गया। 8 जुलाई को रसूलपुर तारण में 8 साल बच्चा मोहम्मद सुभान के साथ ज्यादती का वाक़या पेश आया। दरिंदगी और सफाकियत की हद तो देखिए कि 9 जुलाई को हाफिजाबाद में एक और गुंगी और बहरी मासूम जुलेहा को जिनसी दरिंदगी का निशाना बनाया गया। इन वाक़या के बाद एक और वाक़या यानी एक हफ्ते के दौरान चौथा वाक़या थाना कालिकी मंडी की हदूद में पेश आता है, जहां सिर्फ 6 साल की मासूम समन फातिमा को न सिर्फ जिनसी दरिंदगी का निशाना बनाया गया बल्कि इस मासूम को कत्ल कर दिया गया और मुल्जिमान इसकी लाश मट्टी तले दबाकर फरार हो गए। इस कदर बेदर्दी, इस कदर सफाकियत, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर कोई इतना बेरहम और बेहिस कैसे हो सकता है कि 6-6 साल के कम सिन बच्चे भी इनसे महफूज नहीं हैं? ये किस तरह का माइंडसेट है? ये कैसी जनूनियत है कि इंसानों के रूप में मौजूद ये भेड़िए ना तो ज़हनी माजूरी देकर रहम खाते हैं और ना ही उनसे गुंगे बहरे बच्चे महफूज हैं। आखिर क्या अवामिल कार फरमा हो सकते हैं कि कोई शख्स महज 6 साल की मासूम बच्ची पर भी तरस नहीं खाता? आखिर क्या कसूर है इन बच्चों का? क्या यही कसूर है कि वो पाकिस्तान में पैदा हो गए हैं? कोई है जो इन दरिंदों को लगाम डाले? कोई है जो इन्हें सरेआम चौक चौराहों में लटकाए? कोई है जो इन मासूम बच्चों पर बीतने वाले एक एक लम्हे का हिसाब दे सके, जो बता सके कि आखिर इनका कसूर क्या था? क्या ये मासूम बच्चे भी कोई गैर मुनासिब लिबास पहनने के बाइस इस दरिंदगी का शिकार हुए हैं? क्या ये 6-6 साल की मासूम बच्चियां भी
इसी जुर्म की मुर्तकब हुई थी, जिसकी निशानदही हमारे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यूज़ देते हुए कर चुके हैं। इसी पर बात करने के लिए ADCR हाफिजाबाद नौरेश सबा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया नौरेश साहिबा। जानना मैं ये चाहूँगी कि ये एक हफ्ते में 4 वाक़यात, ये तो ऐसा लग रहा है कि हाफिजाबाद जो है वो गढ़ बनता जा रहा है जिनसी दरिंदगी करने वालों का, इन भेड़ियों का। गिरफ्तार हुए हैं मुल्ज़िमान? जी बिस्मिल्लाह। इस सिलसिले में मैं बिल्कुल ये कहना चाहूँगी कि आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं कि बहुत अनफॉर्चुनेट और ब्रूटल इंसिडेंट हुए हैं पिछले एक हफ्ते में। इसमें मैं ये आपको बताना चाहूँगी कि ये जो 4 इस तरह के हादसे हुए हैं, इसमें चारों FIR में सारे जो मुल्ज़िमान जो हैं वो सारे गिरफ्तार हो चुके हैं। अच्छा, ऑल हैव बीन अरेस्टेड एंड दे आर इन पुलिस कस्टडी। ठीक है। ये जो मेडिकल भी हो चुके हैं और पुलिस अपनी इसमें जो इन्वेस्टिगेशन है वो कंप्लीट कर रही है ताकि अदालत में चालान सबमिट करवा सके। सही है। अच्छा, इनमें एक समन फातिमा का केस भी है नौरेश, और कहा जा रहा है कि ज्यादती के बाद कत्ल तो किया गया, फिर उसकी लाश को दबा भी दिया गया मट्टी तले। कहाँ से ये लाश उसकी मिली और कितने दिन बाद जो है वो ढूंढी जा सकी? नहीं, ये मैं आपको बताती हूँ, ये शाम के 5 बजे समन फातिमा जो है गायब हुई। इसके पेरेंट्स ने ढूंढना शुरू किया और सारी जगहों पर ढूंढा। पुलिस ने जब रात को 9 बजे तक पुलिस जो है वो मुलजिम को गिरफ्तार कर चुकी थी। अच्छा। और उसके बाद फिर पुलिस ने उसको थाने जो किया बताया कि मैंने फलानी जगह पे मस्जिद 7 दीवार में जो है अच्छा, उसकी इंडिकेशन थे पुलिस ने जो लाश को लाश भी मिली और पहले गिरफ्तार हो चुके सिलसिले में। तो पुलिस जो है वो पूरी कोशिश कर रही है। सारे इस तरह के इंसिडेंट था उसमें मुल्ज़िमान गिरफ्तार हो चुके हैं। देखिए, मैं आपको इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट एक बात बताऊंगी, ये इंसिडेंट हो क्यों रहे हैं। बात तो ये ना कि ये हो क्यों रहा है हाफिजाबाद में, बल्कि पूरे पाकिस्तान में क्यों हो रहा है। इशू ये है कि हाफिजाबाद की बात करूंगी कि हमने ये चीज सबसे डिस्कस की कि 95% जो केसेस हैं बच्चों की जाति वाले, इसमें उनको सजा नहीं होती। सही, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप कि मुल्ज़िमान को जो है वो सज़ा नहीं होती। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि इस तरह के केसेस के ना रुकने का। जब एक बंदे को करते हुए इस तरह का घिनौना काम, ये डर या खौफ नहीं होगा कि उसको गिरफ्तार किया जा सकता है या फिर उसको गिरफ्तार करने के बाद उसको वाकई उस अंजाम तक पहुँचाया जा सकता है जिसका कोई वाकई हकदार है इस दरिंदगी के बाद, तो तब तक तो ये केसेस जो हैं वो किसी सूरत भी कम नहीं हो सकते। चाहे जितने मर्जी कवानीन बना लीजिए, चाहे जितनी मर्जी रेजोल्यूशंस जो हैं वो डाल लीजिए, पास करा लीजिए, लेकिन अगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा, अगर जो है वो सज़ाएं नहीं मिलेंगी, उस तरीके से कानून हरकत में नहीं आएगा जिस तरीके से आना चाहिए, तो फिर तो ये चीज़ें जो हैं वो कभी भी नहीं रुकेंगी। नौरेश, आप बिल्कुल कुछ बोल रही थी, एक बड़ा अहम फैक्टर जो है वो आपने हाईलाइट किया। आपने कहा है कि ये सज़ाएं ना होना एक बड़ा फैक्टर है इन केसेस के ना रुकने का। जी, वो सज़ाएं नहीं होती, इसकी वजह ये है कि बच्चों के जो पेरेंट्स हैं और बच्चे खुद अदालत में जाके जब वो तंग आ जाते हैं कोर्ट कचहरियों से, तो वो जाके कह देते हैं कि जी इस बंदे को हम नहीं जानते और इसने कुछ नहीं किया। तो फिर अदालत भी मजबूर होती है, अदालत कहती है कि ठीक है हमने तो बरी करना है इसको। बात ये कि उन पेरेंट्स के ऊपर इतना प्रेशर होता है सोसाइटी की तरफ से, तो फिर इवेंचुअली नौरेश फ्लॉ तो हमारे सिस्टम में ही है ना, वहाँ पर उसको ठीक करने की ज़रूरत है। मैं अब आपसे ये जानना चाहूँगी कि अब अगर आप लोग कह रहे हैं कि मुल्ज़िमान गिरफ्तार हो चुके हैं, तो क्या इस चीज़ को यकीनी बनाया जा रहा है कि अब इनको जो है अब करार वाकई सज़ा दी जाए, इनको इनके अंजाम तक पहुँचाया जाए? जी बिल्कुल, बल्कि आज बच्ची का जनाजा था, पूरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पे मौजूद थी और इस सिलसिले में हमने गवर्नमेंट की तरफ से बेस्ट शहर का जो लॉयर है वो किया है। बच्ची की तरफ से उसके पेरेंट्स को पूरी सपोर्ट दी गई है, उसको सिक्योरिटी दी गई है और उनको हर तरह की जो सहूलत है वो मुहैया की जा रही है। उसकी मोटिवेशनल जो है सपोर्ट उन्हें पूरी दी जा रही है, मॉरल सपोर्ट दी जा रही है और बल्कि मैंने उन्हें कहा है कि आपके साथ कोर्ट में मैं सबसे पहले वहाँ पे मौजूद हूँ। सही, बहुत शुक्रिया साहब से भी जी बिल्कुल ये बात की है कि सारी बच्चों का मामला है, इस सिलसिले में ये कंक्लूसिव एविडेंस
ठीक है, बहुत शुक्रिया नरेश सबा हमारे साथ मौजूद थी ADCR हाफिजाबाद। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। बहुत ही जब इस तरह के वाक़यात सामने आते हैं तो इंतहाई दिल को जो है वो दुखी कर देते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि अब वाकई जो है वहाँ पर दरिंदों को इस तरह की सज़ा मिले कि हाफिजाबाद में जो एक सिलसिला चल निकला है बच्चों की बेहुरमती का, इस तरीके से उनको कत्ल करने का, वो जो है कम अज़ कम बंद हो सके, इसी खौफ से कि सज़ा जो है वो मिलेगी अब अगर इस तरह का काम होगा। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर ख़त्म होता है। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना।